हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12th चैप्टर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेज़ है, जिसमें हम थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। इफ़ तुम साइकोलॉजी लवर हो तो इतना तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। मतलब ये बेसिक चीज़ है बहुत ज़्यादा, काउंसलिंग करने के लिए भी और आगे तुम्हें किसी को भी ठीक करना है तो ये एक स्पेशल रिलेशनशिप होता है क्लाइंट के और थेरेपिस्ट के बीच में, जिसको हम थेरेपेटिक रिलेशनशिप और अलाइंस के नाम से भी जानते हैं। ये कोई पासिंग एक्वेंटेंस वाला रिलेशनशिप नहीं है। मतलब जैसे नेबर होता है ना कि आज मिल लिए, आया गया और कल फिर मिले नहीं, कल एक दूसरे को ऐसे बिहेव करें एक दूसरे के प्रति कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है या अनजान है एक दूसरे के लिए। जैसे होता है ना कि आज इसके घर चले गए, इससे मिल लिए, कुछ बात करनी थी कर ली, और उसके बाद एकदम अनजान दोनों एक दूसरे के लिए, ना जान ना पहचान ना कुछ मतलब एक दूसरे से, उसके बाद मिले भी नहीं, कुछ बात नहीं करी। तो ये कोई पासिंग एक्वेंटेंस वाला रिलेशन नहीं है। परमानेंट भी नहीं है कि हाँ एक बार गए हैं तो फिर रोज़ रोज़ जाते रहना और ज़िंदगी भर वो चीज़ चलती रहेगी। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप भी नहीं है। बट येस, इसके अंदर दो मेजर कंपोनेंट आते हैं। पहला कंपोनेंट है कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर है इस रिलेशनशिप का, जिसके अंदर दो इंडिविजुअल्स अपनी मर्ज़ी से इन्वॉल्व होते हैं। कोई काउंसलिंग करना चाह रहा है तो वो करेगा। ज़बरदस्ती तो मुझसे कह के नहीं करवा सकते कि नहीं तू काउंसलिंग कर तो काउंसलिंग कर। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उसके अंदर उतना स्किल्स, इतना पोटेंशियल, उतनी एबिलिटी, उतना एक्सपीरियंस, उतना नॉलेज, उतना एक्सपर्टीज़ है तो वो काउंसलिंग करेगा। अदरवाइज़ वो पर्सन खुद भी एलिजिबल नहीं है किसी की काउंसलिंग करने के लिए या किसी को थेरेपी देने के लिए। वो खुद भी लायक नहीं है इतना। प्लस जो थेरेपी लेना चाहता है उसकी भी बहुत ज़्यादा मर्ज़ी होती है। वो वॉलंटरली अपनी मर्ज़ी से अपने पूरे होशो आवाज़ में अगर इन्वॉल्व है काउंसलिंग के अंदर, अगर वो चाह रहा है कि हाँ मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि ये बंदा सामने वाला थेरेपिस्ट जो है मेरी काउंसलिंग करे, मुझे जाना है इसका पेशेंट बन के, इसका क्लाइंट कहलाना है मुझे और ये मुझे ट्रीट करे, आई वॉन्ट दिस थिंग। जब तक वो खुद अपनी मर्ज़ी से नहीं जाता, जब तक उसकी कंसेंट नहीं मिल जाती तुम्हें, तब तक तुम उसके ऊपर कुछ भी अपना जो है एक्सपेरिमेंट करना शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, इट्स लाइक दैट कि तुम तब तक उसको अपनी थेरेपी के बारे में भी कुछ नहीं बता सकते कि तुम उसे कैसे ठीक करने वाले और हाउ यू विल बी लाइक गोइंग टू ट्रीट दैट पर्सन, या उसके प्रॉब्लम्स का तुम सॉल्यूशन उसे किस तरीके से देने वाले हो। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर है इस रिलेशनशिप का, जिसके अंदर दो विलिंग इंडिविजुअल्स, दो इंसान अपनी मर्ज़ी से इन्वॉल्व हैं, जिसमें से एक क्लाइंट है जिसको थेरेपी लेनी है, एक थेरेपिस्ट है जो थेरेपी देगा, जो काउंसलर भी होता है। ये दोनों एक पार्टनरशिप के अंडर आ जाते हैं। इन दोनों के बीच में मान लो एक डील सी हुई है कि हाँ इसके बदले में इसको ये मिलेगा और इसको इसके बदले में ये चीज़ की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है, इन द सेंस कि मान लो मैं तुम्हारा ये काम करूँगा तो हाँ ठीक है तुमने मेरा ये काम कर दिया, दैट्स ओके फाइन, उसके बाद ख़त्म। यहाँ पर वो चीज़ भी नहीं है कि एकदम ख़त्म ऐसे हो गया कि फिर मिले ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। नहीं, आगे उसको कहीं पे भी जाके लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो वापस से आ सकता है, कम बैक कर सकता है अपने थेरेपिस्ट के पास, उससे आगे और भी सजेशन ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये उसकी पूरी तरीके से मर्ज़ी होती है, उसकी इच्छा है पूरी। अगर वो थेरेपी लेना चाहेगा तो वो लेगा, अदरवाइज़ उसे कोई ज़बरदस्ती करके ऐसे नहीं घसीट सकता कि नहीं तुम्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, तुम्हें काउंसलिंग लेनी ही चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। उस बंदे की तुम काउंसलिंग कर भी नहीं सकते, और ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी के हिसाब से सोसाइटी जो कहेगी कि हाँ इसे काउंसलिंग की ज़रूरत है, इसे काउंसलिंग देनी चाहिए, हम उसे जाके काउंसलिंग देना शुरू कर देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। दोनों विलिंग होने चाहिए, दोनों की मर्ज़ी से दोनों इन्वॉल्व होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में तो दोनों आए। अदरवाइज़ एक आ रहा है एक नहीं आया, वो चीज़ भी नहीं चलेगी यहाँ पे। तो ये दोनों पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, जिसका मेन एम, मेन गोल और मोटिव क्या रहता है कि थेरेपिस्ट जो होगा ना क्लाइंट को हेल्प करने वाला है, उसके प्रॉब्लम्स के साथ ओवरकम करने में, उनका इजी, सस्ता, किफ़ायती और अच्छा सलूशन ढूंढने में उन्हें हेल्प करने वाला है। और वो खुद को समझने लग जाए, जैसे खुद को लाइक क्या कहते हैं, खुद के बारे में अवेयर हो जाए, सेल्फ अवेयर हो जाए, खुद के बारे में थोड़ा सा सोचें, खुद को समझने लग जाए, अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी वर्थ को थोड़ा वैल्यू करें वो। प्लस उनकी इंट्रापर्सनल वाली इंटेलिजेंस ना थोड़ी इंक्रीज़ हो, जो इंसान की शक्ति होती है ना अपने भावनाओं को, अपने मोटिव्स को, नीड्स को, डिज़ायर्स को, विशेस को समझता है, वो अंडरस्टैंड कर पाता है, वो चीज़ उनके अंदर जग जाए, वो वाली बत्ती चालू हो जाए उनके अंदर। ठीक है, तो यही है कि थेरेपिस्ट उसको एज एड, एज हेल्पिंग एड जो कहते हैं ना, फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, उसकी मदद करेगा
उसको खुद के बारे में जानने में और उसकी प्रॉब्लम से उसको आसानी से बाहर निकलने में। एंड बदले में क्लाइंट क्या करेगा, उसकी बातें मानेगा और सुधरने की कोशिश करेगा, अपनी भी वो पूरी मेहनत करेगा कि हाँ वो सुधर जाए और बैक टू नॉर्मल आ जाए वापस, ठीक है, और ख़ुद अपनी मुसीबतों का हल वो निकालने लग जाए। दूसरा कंपोनेंट थेरेपेटिक अलायंस का यही है कि लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ द थेरेपी। अब ये नहीं है तुम कहीं थेरेपी लेने गए तो अच्छा हमने फ़िक्स कर लिया जैसे 4-6 साल लगने वाले हैं, 4-6 साल तक लगातार ये थेरेपी लेते रहेगा करता रहेगा, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। जब वो क्लाइंट सीख जाता है ना अपनी प्रॉब्लम्स के साथ खुद डील करना, जब उसे आ जाती है उतनी अक्ल, उतना उसने इंसाइट गेन कर लिया होता है थेरेपी से, मतलब वो इनपुट जो उसे मिल रहा होता है उससे वो अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस जब करने लग जाता है, उसके बाद थेरेपी हो जाती है बंद, क्योंकि वो फिर उसके बाद क्लाइंट खुद इस लायक बन जाता है कि कुछ भी आएगा ना वो हैंडल कर लेगा आराम से, सब उसके हाथ में, सब उसके कंट्रोल में है। और उससे लाइक क्या कहते हैं, उसके कंट्रोल के बाहर कुछ नहीं जा सकता और वो आराम से हर चीज़ से जो है निकल सकता है बाहर। अगर कहीं भी किसी भी सिचुएशन में फंस गया, कहीं भी अटकता है तो वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। जब उसके अंदर ये वाली क्षमताएं आ जाती हैं तो ये थेरेपी बंद हो जाती है, चलती नहीं रहती कि नहीं भाई हमने तो कहा था ये इतने इतने से टाइम तक चलनी चाहिए, हम ऐसा सोच के चले थे कि अच्छा इसको ठीक होने में इतना टाइम लगेगा, ये उससे पहले ठीक हो गया तो हमने थेरेपी बंद नहीं करनी, हम भी करते रहते हैं, नहीं, वो चीज़ नहीं होती, बंद हो जाती है। लिमिटेड ड्यूरेशन होती है थेरेपी की भी एक, ठीक है, लाइफ टाइम ऑन गोइंग नहीं रहती है। और जो अलाइंस होता है, यही जो रिलेशनशिप है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच का, ये तब तक ही रहता है जब तक क्लाइंट जो होता है वो एबल नहीं हो जाता कि वो अपने प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सके, मतलब खुद इतना लायक, इतना कैपेबल जब वो बन जाता है ना अपनी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए और अपनी लाइफ को कंट्रोल करने लायक जब वो हो जाता है तो ये बंद हो जाता है थेरेपी, फिर ये आगे तक नहीं चलता, फिर थेरेपेटिक रिलेशनशिप एंड होने लगता है, ठीक है। एंड भी ऐसे नहीं जैसे हमारे में होता है ना कि एकदम स्ट्रेंजर बन गए फिर उसके बाद जानते ही नहीं एक दूसरे को, सामने भी आ रहा है तो अनजान है, ऐसा वाला एंड नहीं होता, बस वो थेरेपी लेना बंद कर देता है। आगे भी उसे कुछ एडवाइस चाहिए, आगे अपना कोई डिसीजन लेना है, उसे हेल्प चाहिए थेरेपिस्ट की तो वो ले सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती कि उसके बाद वो उससे मिलेगा ही नहीं है, देख के एकदम इग्नोर करके निकल जाएगा क्योंकि बस हो गया काम ख़त्म, थेरेपी ले ली हो गया, नहीं, ये चीज़ नहीं होती, एकदम ऐसे अनजान पलट नहीं होता है यहाँ पर। तो ये है कि अलाइंस लास्ट अंटिल क्लाइंट बिकम्स एबल टू डील विद हिज और हर प्रॉब्लम्स एंड टेक कंट्रोल ऑफ हिज और हर लाइफ। और रिलेशनशिप के कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स समझ लो या कुछ प्रॉपर्टीज़, प्लस ये पूछे भी जाते हैं अलग से एग्ज़ाम में, 2 कंपोनेंट्स भी पूछे जा सकते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ही आता ही है ज़्यादातर एग्ज़ाम में, इसको छोड़ के मत जाना गलती से भी, और ऊपर ऊपर से भी मत पढ़ना, थोड़ा दिमाग में घुसा लेना क्योंकि ये साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी लाइफ में तुम्हें भी ये बहुत हेल्प करने वाला है। अगर किसी को आगे साइकोलॉजी में कुछ करना है काउंसलिंग वाली फील्ड में तो इट विल हेल्प यू टू अ मच लार्जर एक्सटेंट, तुम्हें खुद कैसा इंसान होना चाहिए ना किसी को थेरेपी देने के लिए, उसमें बहुत मदद करता है। इसके प्रॉपर्टीज़ में पहला है कि ये ट्रस्टिंग और कन्फाइनिंग रिलेशनशिप होता है। अब इसमें ना भरोसेमंद वाली बहुत बात आ जाती है, विश्वासघात वाले लोग नहीं घुस सकते इस फील्ड के अंदर, और थेरेपी देने वाले भी नहीं होने चाहिए विश्वासघाती। जो थेरेपी लेने आया है वो मे भी तुमसे झूठ बोले, शुरू में इतना ना खुले, या रैपो फॉर्मेशन मान लो इतनी अच्छी नहीं हुई, तुम उसको इतना जैसे अपने साथ कंफर्टेबल नहीं कर पाए कि वो अपनी प्राइवेट फीलिंग्स, वो डिज़ायर्स, मोटिव्स तुम्हारे साथ मान लो शुरू में शेयर नहीं कर पा रहा, इतना ओपन नहीं हुआ भी हो तुम्हारे साथ, खुल नहीं पा रहा वो ढंग से, ये चीज़ तो हो सकती है, बट ये नहीं कि तुम एज थेरेपिस्ट झूठे हो, विश्वासघाती हो, धोखेबाज हो या किसी का भरोसा तोड़ सकते हो, जी नहीं, वहाँ यहाँ पर ये चीज़ कतई नहीं चलने वाली है, अलाउड ही नहीं है बिल्कुल। तो ये एक ट्रस्टिंग और कन्फाइडिंग रिलेशनशिप होता है, ज़्यादातर थेरेपिस्ट की साइड से ही रहता है, क्योंकि सामने वाला बंदा तुम्हारे पास अपनी कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत लेके आया तो तुम्हारा सीधा साधा भाई फ़र्ज़ बन जाता है कि वो बात तो सिर्फ तुम दोनों के बीच में रहे, वो सिक्रेसी मेंटेन रहे, जो तुम्हें बता रहा है वो उसी एक कमरे के बीच में वो रहे बात, जो उसने तुम्हें बताया और जो तुमने सुना तुमने अपने पास रख लिया। इट डजेंट लाइक डैट कि तुम एज थेरेपिस्ट जब अपने घर पे गए या अपने किसी दोस्त से मिले या अपने क्लिनिक से बाहर निकल के तुम जाते हो कहीं तो तुम किसी को जाके बता देते हो अच्छा मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट आया था और उसकी ये दिक्कत थी, जी नहीं, ये चीज़ यहाँ नहीं चलती ज़रा सी भी। अगर ये चीज़ है तो फिर थेरेपिस्ट बनने लायक नहीं है वो बंदा, क्योंकि उसको उसकी बातों को अपने तक ही रखना होता है। सामने वाला तुम्हें कुछ सोच के बता रहा है,
कुछ सोच के सामने वाला पर्सन इज़ थिंकिंग कि हाँ मुझे इससे शेयर करना चाहिए, बंदा मुझे हेल्प आउट करेगा, तो तुम उसके साथ विश्वासघात करना तो दूर करने का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। हमारे दिमाग में वो ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि अच्छा इसने मुझे ऐसे बताया तो मैं बाहर जाके कहीं बोल दूँ, या खुद उसको जज करने बैठ गए, अच्छा ये ऐसा है या इसने ऐसे ऐसे करा है, ये सब फेस करके आया, इसने लाइफ में ये सब कुछ देखा है और ये अभी भी खुश नहीं है, नहीं ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी। जजमेंटल एटीट्यूड तो डिलीट होना चाहिए यहाँ पे अगर तुम्हें थेरेपिस्ट बनना है तो ये ट्रस्टिंग और कन्फाइडिंग रिलेशनशिप है। जो क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट को बताएगा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, वो जिस जिस चीज़ से गुजर रहा है, जो जो फेस कर रहा है, वो उन दोनों के बीच की बातें रहेंगी, यहाँ वहाँ बाहर कहीं थर्ड पार्टी तक नहीं पहुँचेगी, कहीं फैलेंगी नहीं वो चीज़ें, ठीक है। तो क्लाइंट का भरोसा जीतना है, उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी और फेथफुल बनना है तुम्हें, इंस्टेड ऑफ दिस कि तुम उसके सामने, जैसे कुछ लोग होते हैं दिखाते कुछ है और होते असल में कुछ है। ये चीज़ तुमने मेरी बाकी वीडियो में भी सुनी होगी, क्योंकि मैं खुद अलग अलग टाइप के लोगों से टकरी हुई हूँ, तो वो आ ही जाता है बीच में फ्लो में। ओके, डू इग्नोर डैट। मैं यही बोल रही थी, कुछ लोग होते ऐसे हैं जो दिखाएंगे तुम्हें ऐसा कि हाँ तुम उनके ऊपर रिलाई कर सकते हो, तुम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, बट ऑन द अदर हैंड अगले मिनट वो दल बदलू और पलटी मारने वाले होते हैं, कुछ नहीं पता वो कब बदल जाए या क्या हो जाए। तो ऐसे भी थेरेपिस्ट होना इज़ लाइक, वो थेरेपिस्ट नहीं है, फिर वो कुछ और ही तुम्हारे लिए और हार्म ही कॉज कर रहा है। अच्छा नहीं है वो वहाँ से थेरेपी लेना या उसके पास जाना। तो यहाँ पे हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है वो एनेबल करता है क्लाइंट को। जब तुम सामने वाले को ऐसे दिखाओगे ना कि हाँ वो तुम पे अंधाधुन विश्वास, वो भरोसा कर सकता है, तभी वो तुम्हारे सामने खुलेगा और तुमसे अपनी चीज़ें शेयर करने लगेगा जो वो और कहीं नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो जब तुम हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट दिखाओगे तो इस हद तक यहाँ पर भरोसा और वो ट्रस्ट वाली चीज़ होनी चाहिए कि जो क्लाइंट है वो अनबर्डन कर सके खुद को, अपनी फीलिंग्स वेंट आउट कर सके, जो वो बाहर कहीं कुछ शेयर नहीं कर पा रहा ना, बोल नहीं पा रहा, जो उसके अंदर दबा हुआ वो रिप्रेस्ड फीलिंग्स, डिज़ायर्स, मोटिव्स, नीड्स, विशेज़, वो सब कुछ जो है जिसे वो बाहर नहीं निकाल नहीं पा रहा, जिसे वो बाहर दिखा नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा किसी और के सामने, इवन जो उसके अपने हैं उसे ऐसा लगता है वो भी उसे नहीं समझते। तो उस टाइम पे तुम, वो थेरेपिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जिसके सामने वो खुल के वो चीज़ें वो व्यक्त कर पाता है, निकाल पाता है वो चीज़ों को बाहर। तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है ना कि जो सामने वाला तुम्हें बता रहा है, तुम्हें बाहर जाके वो कहीं और भौंकना नहीं है, सॉरी, बाहर जाके तुम्हें कहीं और नहीं बोलना, उसका भरोसा जो है वो उसे बनाए रखना है। ये तो वैसे भी लाइक एक फ़र्ज़ बन ही जाता है भाई इंसान का, दोस्तों में भी इतना होता है, इसने तुझे कहा है कि वो बात तुम मत बोलियो कहीं, ये हम दोनों के बीच रहनी चाहिए, वो चाहता है तुम ना बताओ, और फिर तुम उसके बाद जाके बता दो उसे कहीं बाहर, तो विश्वासघात वाली बात नहीं हो जाएगी। झूठे लोग नहीं आ सकते यहाँ साइकोलॉजी में कहीं पे भी, मैं बता रही हूँ। किसी के अच्छे के लिए झूठ बोला इज़ गुड, वेल एंड गुड, किसी को बचाने के लिए बोल दिया, खुद कुछ उल्टा कार्य करके खुद कुछ सत्यानाश मचाया कहीं और खुद बचने के लिए बोल रहे हो, तो फिर तो भाई क्या ही कहें, झूठे ही झूठे होते हैं वो तो। झूठ वैसे बोलते सब हैं, ठीक है। अब इसको डबल मीनिंग में लेके मत जाना, क्योंकि मैं तो ले ही जाती हूँ मल्टीपल मीनिंग्स में, तुम लोग मत लेके जाना। एंड बैक टू टॉपिक, तो ट्रस्टिंग और कन्फाइडिंग रिलेशनशिप होना चाहिए, और हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट यहाँ पर होता है जो जिसकी वजह से ही क्लाइंट को वो मिलता है, एक क्या कहते हैं उसे, जिसकी वजह से क्लाइंट एनेबल हो पाता है, इतना खुल पाता है अपने थेरेपिस्ट के साथ, और वो अनबर्डन कर पाता है खुद को अपने थेरेपिस्ट के सामने, उसके साथ पूरी तरीके से वो कन्फाइड हो पाता है और अपने साइकोलॉजिकल पर्सनल प्रॉब्लम्स उससे खुल के शेयर करने लायक हो पाता है, ठीक है। क्योंकि सामने वाले को भी कहते हैं ना, कोई नया आया है तुमसे मिलने, कोई नया पर्सन है, कोई बात नहीं हुई, कोई मेरी नहीं, कोई जान पहचान नहीं है, उसको भी तुम्हारे साथ खुलने में इट टेक्स टाइम। ऐसे नहीं कि आया, हाय हेलो की, नाम वाम पूछा और एकदम से तुम्हें सब कुछ बताना शुरू कर दिया, अच्छा मैं यहाँ से आऊँ, ये वो है, मेरे इतने दोस्त हैं, इतने ब्रेकअप हो चुके हैं, इतने रिलेशनशिप है, ऐसे कोई आके नहीं करता ना, एकदम से नहीं खुलता, थोड़ा टाइम चाहिए होता है। देखेगा पहले वो तुम्हें अच्छे से परखेगा, देन वो पर्सन सोचेगा कि तुम सच में उस लायक हो कि वो तुमसे अपनी प्राइवेट बातें शेयर कर सके, तब जाके कहीं वो स्टेज आएगी लाइफ में कि वो तुमसे उतना खुल पाएगा, इतना ओपनली शेयर कर पाएगा अपनी चीज़ें। ऐसे 2 सेकंड नहीं लगते इस चीज़ में, इसमें भी बहुत टाइम लगता है। थेरेपिस्ट एनकरेज करता है कि क्लाइंट उसके साथ खुल सके, कैसे, क्योंकि थेरेपिस्ट कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टिंग, एम्पैथेटिक, जेन्युइन, वार्म टू द क्लाइंट।
जेन्युइन इन द सेंस जैसा वो दिखा रहा है बाहर से खुद को, वैसा वो अपना अंदर से हो भी। ये नहीं कि बाहर से तो वो अच्छा अच्छा बन गया, अच्छा हाँ तुम मेरे से खुल के कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो और मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा कभी। एंड इनसाइड उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हाय कितना पका रहा है ये, जल्दी जाए, इसको जल्दी से कुछ भी ऐसी सॉल्यूशन दे दूंगा इसकी प्रॉब्लम का, निकले बस ये यहाँ से। और ये तो भाई अच्छा इंसान भी नहीं लग रहा मुझे, इसका ड्रेसिंग सेंस ऐसा है, ऐसा रहता है, ये है वो है, इसे किसी से बनती नहीं है, इसकी तो फैमिली रिलेशन ही बहुत ख़राब है, और इसका दिमाग भी मेरे को थोड़ा खिसका हुआ लग रहा है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में थेरेपिस्ट होने के बावजूद ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं तो तुम थेरेपिस्ट बनने लायक नहीं हो, कड़वा सच। ठीक है, तो थेरेपिस्ट को ऐसा होना चाहिए कि वो एक्सेप्टिंग है, जैसा सामने है ना तुम्हारे बंदा, जैसा भी क्लाइंट आया है, ठीक है। कमियाँ खामियाँ अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर इंसान में होती हैं, कोई किसी चीज़ में बहुत अच्छा है, किसी चीज़ में अच्छा नहीं है, किसी 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 को कुछ कुछ करना नहीं भी आता। तो बी एक्सेप्टेंट टू डैट ना, उसे तुम समझने लग जाओ, उसे मान लो, एक्सेप्ट कर लो कि आ जाएगा, तुम भी थोड़ा परफेक्ट थोड़ा ना उतरे ऊपर से, तुम्हारे अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी ही, मे बी लोग तुमसे भी खुश ना हो पूरे तरीके से। तो थेरेपिस्ट को ऐसा होना चाहिए कि वो एक्सेप्टिंग हो, जैसा सामने बंदा उसके पास आया वो उसको वैसा ही एक्सेप्ट करे, ठीक है। उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ देख ले, चलो उसे बुराइयाँ नहीं देखनी, वो बुराइयों को इग्नोर मार देगा पूरी तरीके से, सिर्फ अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ देख ले, यही होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में। और नेक्स्ट पॉइंट वही है। और एम्पथेटिक होना चाहिए, एम्पैथी की भी इसका मेन पॉइंट आएगा अभी, थर्ड पॉइंट वही है। पहले ट्रस्टिंग कन्फाइडिंग, देन अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, देन एम्पैथी, ये तो होनी ही चाहिए, जिंदा पूरे तरीके से कूट कूट के भरी होनी चाहिए तुम्हारे थेरेपिस्ट के अंदर जो तुम्हारी काउंसलिंग ले रहा है, अदरवाइज़ वो काउंसलिंग ले ही नहीं सकता। और तुम्हें भी एज सजेस्टेड उससे काउंसलिंग लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भरोसेमंद बंदा ही नहीं है जिसके पास तुम अपना खोलने जा रहे हो चिट्ठे वगैरह, और जिससे तुम अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने जा रहे हो। तो एम्पैथेटिक एज मीन्स यही होता है कि खुद को दूसरे की जगह पे रख के देखना बेसिकली। सिंपैथी अलग है, एपैथी अलग है, और एम्पैथी एकदम ही अलग चीज़ है, और मैंने पुरानी वीडियोस में भी समझा रखा है अच्छे से, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में। इफ़ कुछ कमी रहेगी तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी मैं वापस समझा दूँगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं भर देती हूँ फिर अगर मुझे लगता है कि कुछ रह गया बताना तो मैं वहाँ भी लिख देती हूँ। एम्पैथी यही होता है कि तुम ना किसी को देख के दिलासा नहीं दे रहे हो और ऐसे कुछ दया वया नहीं दिखा रहे, वो सिंपैथी वाला बिहेवियर नहीं है तुम्हारा, अच्छा हो इसके साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, ओ शेट ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ नहीं हो रही। एम्पैथी मतलब ये, कोई रो रहा है, कोई दुख में है, तुम उसके साथ बैठे हो, तुम उसके साथ बैठ के साथ में रो रहे हो, तुम उस बंदे की जगह पे ना खुद को रख के देख रहे हो। बेसिकली तुम्हारे दिमाग में क्या विजुअलाइजेशन चल रहा है, क्या सोच रहे हो तुम, अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, या मुझे क्या फ़ील होता अगर मेरे साथ ये चीज़ इतना बुरा बुरा कुछ हो गया होता, अगर मेरे को इस चीज़ से गुजरना पड़ जाता, अगर मैं यहाँ पे एज सफ़रर होता या स्ट्रगल करना पड़ता मुझे इतना जितना ये करके अभी परेशान है, तो क्या हो जाता मेरे साथ, या बाई चांस मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती तो मैं क्या करता। तुम ऐसे सोचते हो, इस हद तक सेंसिटिव इमोशनल हो जाते हो तुम सामने वाले के प्रति कि यू इवन स्टार्टेड क्राइंग। और बहुत बार तो इसमें ऐसा भी होता है कि वो बंदा खुद इतना दुखी नहीं है जो तुम्हारे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आए, पर तुम उसकी प्रॉब्लम सुन के उसके लिए इतना ज़्यादा केयरिंग, इतना ज़्यादा दुखी हो चुके हो कि तुम्हें ही रोना आ गया। लाइक दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एम्पैथी इज़। और सिंपल शब्दों में कहें तो दूसरों के जूतों में खुद को घुसा के देखना, मतलब खुद के पैरों को दूसरों के जूते में डाल के देखना, खुद वहाँ दूसरे की जगह पे खड़े होके देखना, उसके पर्सपेक्टिव से भी देखना उसकी प्रॉब्लम को कि हाँ उस पर क्या गुजर रही है, उस पर क्या बीत रही है अभी, और ये अगर मेरे साथ हो जाता तो मैं क्या करता, या मेरे पे क्या होता फिर अगर ये मेरे साथ हो जाता तो। कि मैंने लिखा भी है सामने, व्हाट आई फील और व्हाट आई हैव टू सफ़र फ्रॉम इफ़ आई हैव टू फेस द सेम सिचुएशन। ठीक है, मेरे साथ क्या हो जाता भाई, या मेरे को क्या क्या लगता अगर मेरे को ये चीज़ देखनी पड़ जाती है अपनी लाइफ में। या ऐसे भी समझ सकते हो कि लाइक अगर मेरे साथ इस हद तक कुछ बुरा हो जाता तो मैं क्या करता, मुझ पे क्या बीतती। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि हाय इसके साथ हुआ तो मतलब मेरे साथ ही हुआ इतना बुरा, इतने अपनापन जो कहते हैं ना, जो अपनेपन, दुख में दुख के साथ ही, वो चीज़ भी आती है एम्पैथी से। ठीक है, कनेक्ट कर पाते हैं वो दूसरे के साथ, दूसरे के नज़रिए से उसकी दिक्कतों को समझ पाते हैं, दूसरों की दिक्कतों में खुद को रख के देख पाते हैं, अपना पर्सपेक्टिव भी उन्हें बता पाते हैं कि हाँ मैं यहाँ पे होता तो मैं ऐसे करता। वैसे कहना आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है, आई एम टेलिंग।
जब तक तुम पे खुद पे बीतती नहीं है तब तक तुम्हें अक्ल नहीं आती है, तब तक समझ नहीं आता कि लाइक क्या होता अगर मेरे साथ ये हो जाता। तो वो इस हद तक सोचते हैं, उन्हें समझ आता है कि हाँ इस एक्सटेंट तक, इस लेवल तक कि बंदा परेशान है, और फिर वो समझ पाते हैं अच्छे से कि ओ इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ तो इसे ये लग रहा होगा, है ये इतना परेशान होगा, तो उसको पूरा मदद करते हैं। दिस इज़ व्हाट कॉल एम्पैथी। वो इमोशन, वो फीलिंग शेयर करना, दुख में दुख बांटना, सिर्फ दिखाने के लिए ऊपर ऊपर से नहीं, या सुन के मजाक नहीं बनाना, सच में वो चीज़ फील करना जिससे वो गुजर रहा है। और वार्म होना, मतलब ये नहीं कि तुम थोड़ा कोल्ड टाइप से हो। अब ये वार्म कोल्ड वो सर्दी गर्मी वाला नहीं है प्लीज़, ठीक है। वार्म होना मतलब कि वार्म इन द सेंस कि दूसरे को समझ पा रहे हैं, दूसरे के प्रति दिल में कुछ भावनाएं हैं, दूसरे के प्रति हम थोड़ा अफेक्शनेट हैं, कंपैशन दे पा रहे हैं उसे उतना जितना देना चाहिए और उससे ज़्यादा भी। और वार्म इन द सेंस कि तुम आर्डेंट हो, दूसरे के प्रति तुम्हारे मन में थोड़ा लाइकिंग डेवलप हो रही है, तुम उसे समझ पा रहे हो ढंग से, उसे प्यार देना सीख पा रहे हो, उसकी फीलिंग्स तुम्हें समझ आ रही है, वो कहना क्या चाह रहा है, बोल क्या रहा है। और वार्म तुम ऐसे भी समझ सकते हो एज बीइंग वार्म कि तुम उसकी बात सुनने में ना इंटरेस्टेड हो, ऊपर ऊपर से नहीं, असली में ही तुम उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हो, तुम उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, तुम उसके साथ अच्छे हो बहुत, और तुम्हारे मन में भी हाँ उसके लिए प्यार है कुछ, ठीक है। और आगे इसमें है कि थेरेपिस्ट जो है वो कन्वे करता है अपने वर्ड्स को, अपने बिहेवियर्स को ऐसे क्लाइंट के सामने कि वो जज नहीं कर रहा क्लाइंट को, बल्कि वो लगातार कॉन्टीन्यूली मतलब परसिस्टेंटली वो दिखाने वाला है ऐसा सेम पॉजिटिव फीलिंग्स जो हैं उसके मन में, उसके दिल में क्लाइंट को लेकर, वो हमेशा ही दिखाने वाला है। नॉन जजमेंटल वाला एटीट्यूड जो मैंने बताया था, तब भी वो दिखाएगा ये फीलिंग्स जब क्लाइंट उसके प्रति कभी रूड हो जाएगा, या कभी कभार कुछ रॉन्ग थिंग्स उससे अपनी शेयर कर लेगा, कुछ गलत बातें उसे अपने बारे में बता देगा, या उसने कुछ बुरा बुरा किया होगा पास में, मान लो कुछ चोरी करी, कुछ भी करा, या किसी से कहीं झूठ बोला हो क्लाइंट ने, वो उसे अभी तक अंदर चुभ रहा है, वो खा रहा है उसे, वो कहीं मन मुटाव चल रहे हैं, कुछ भी है, वो अगर क्लाइंट से कुछ भी अपने बारे में कुछ बुरा भी शेयर करेगा ना, अपनी कोई डिसक्वालिटी भी बताएगा, तो क्लाइंट जैसे अपने बारे में लाइक कुछ भी बुरा बोलेगा, डिसक्वालिटी भी अपनी कुछ बताएगा थेरेपिस्ट को, तो थेरेपिस्ट का यही फ़र्ज़ होगा, और थेरेपिस्ट ऐसे ही रहने वाला है उसके साथ जैसे वो पहले थेरेपी सेशन में उसके साथ है, ठीक है। जैसे दोस्तों में होता है ना, पहले दिन मेरा अच्छा नए नए दोस्त बने, ठीक है, कोई गाली गलौज नहीं चल रही, सब नॉर्मल अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, फिर अच्छे हो गए, बहुत अच्छी सी दोस्ती हो गई, देन कभी लड़ाई हुई, कुछ भी हुआ तो मारपीट पे उतर आए, या एक दूसरे के खिलाफ हो गए, बिल्कुल स्टैंड भी नहीं ले रहे किसी का और लड़ भिड़ रहे हैं। यहाँ पर इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे थेरेपिस्ट हद पार अच्छा होगा अपने क्लाइंट के साथ, हद पार, ठीक है, मतलब लिमिट क्रॉस कर देगा पूरी अच्छाई की, और करनी भी चाहिए उसे। भाई सामने वाला आया है, कुछ सोच के आया तुम्हारे पास, तो तुम्हें उसे कुछ अच्छा ही देना है, इंस्टेड ऑफ कुछ बुरा बिहेवियर कर दो तुम, नहीं। क्योंकि थेरेपिस्ट की बहुत लाइक समझदार टाइप होता है थेरेपिस्ट, तभी वो काउंसलर बन पाता है, ऐसे कोई भी उठ के नहीं जाता। यही है, वो अपने शब्दों को भी उसके सामने ऐसे रखेगा, बिहेवियर भी वैसे दिखाने वाला है कि वो नॉन जजमेंटल है, वो जज नहीं कर रहा अपने क्लाइंट को, और वैसे सेम फीलिंग्स, सेम पॉजिटिव रिगार्ड देने ही वाला है अपने क्लाइंट को थ्रू आउट। मतलब पहले थेरेपी सेशन में जैसा था, अच्छा, बिना जज करने वाला, बिना उसको जांचने परखने वाला, बिना उसके बारे में कुछ बुरा सोचने वाला या मन में कुछ इम्प्रेशन बनाने वाला उसको देखकर, वो आगे भी वैसा ही रहने वाला उसके साथ, ठीक है, नॉर्मल न्यूट्रल अच्छे से रहेगा, या बहुत लाइकिंग भी डेवलप कर सकता है, लाइक उसको समझेगा ढंग से, अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा, और मतलब इतना अच्छा हो जाएगा ना कि तुम समझ जाओ क्लाइंट को प्यार ही हो जाएगा थेरेपिस्ट से, इतनी अच्छाई देगा क्लाइंट, इतना सॉरी क्लाइंट को थेरेपिस्ट से प्यार ही हो जाएगा, क्योंकि थेरेपिस्ट उसे इतनी हद पार अच्छाई देने वाला है, उसके साथ इतना अच्छे से पेश आने वाला है, ठीक है। और मान लो क्लाइंट ने कभी कुछ बुरा भला कह भी दिया बातों बातों में थेरेपिस्ट को, उसे अपना कुछ पास याद आया, तो उसे अपने कोई पास का फिगर, कोई ऐसा पर्सन याद आ गया कि उसने थेरेपिस्ट को वही बुरा बंदा समझ लिया, और मान लो बातों बातों में वो क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट के प्रति जो उसे ट्रीटमेंट देने वाला है, जो उसे ट्रीटमेंट दे रहा है, थेरेपी सेशन के दौरान ही क्लाइंट ने कुछ बुरा भला कह दिया, या वो गंदी तरह पेश आ गया अपने थेरेपिस्ट के साथ, तो थेरेपिस्ट ऐसे नहीं कि उसे 2-3 थप्पड़ मारे और चुप कराया, या उसको बाहर निकाल दिया अपने सेशन और उसको ये कह दिया कि
सेशन इन द सेंस कि उसे थेरेपी देना बंद कर दिया, उसे बाहर निकाल दिया और बोल दिया कि अच्छा भाई मैं तुम्हें ठीक नहीं कर रहा, तुम बहुत बेकार हो, ये वो नहीं। वो उसे उसके साथ तब भी अच्छे से पेश आने वाला है, क्योंकि उसको मेंटल स्टेट को अच्छे से समझ पा रहा है, उसे समझ आ रहा है कि किस चीज़ से गुजर रहा है, किस हद तक उसके दिमाग पे उसका असर पड़ गया है, वो नेगेटिव फीलिंग्स या क्या क्या फेस करके किस किस चीज़ों से लाइक गुजर के आया है, बेसिकली इसकी जर्नी में कितना स्ट्रगल था जो इस हद तक हो गया कि उसे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो क्लाइंट भले ही रूड हो जाए, भले ही अपने बारे में कुछ बुरा, कुछ रॉन्ग थिंग्स शेयर करने लग जाए बातों बातों में थेरेपिस्ट के साथ, या कुछ बुरा क्लाइंट ने करा वो उसने अगर बातों बातों में बता दिया, कुछ बुरा विचार आ रहा है क्लाइंट के दिमाग में थेरेपिस्ट को लेकर, या अपने किसी पास्ट पर्सन के बारे में क्लाइंट ने बातों बातों में बहुत बुरा बुरा बोल दिया, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर दी, तो थेरेपिस्ट का ये नहीं रहेगा कि वो उसे जज करे, ये सोचे कि है ये कैसा बंदा है, कैसे बोल रहा है ये वो, या मैं इसको थेरेपी नहीं दूंगा, ये तो बेकार लग रहा है, ऐसे कुछ नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। थेरेपिस्ट को अच्छा ही रहना है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, वो अंधाधुन प्यार, वो भरोसा दिखाना ही है, सिर्फ दिखाना नहीं देना भी है, असल में करना भी है भरोसा उसके प्रति, मन में वो अच्छी भावनाएं रखनी है जो उसके पास ट्रीटमेंट लेने आया है, और क्लाइंट के साथ अच्छे अच्छे से ही पेश आना है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तो फिर भी ये चीज़ तुम पूछ सकते हो वापस, क्योंकि मैं तो यहीं पर ही हूँ, मैं समझा दूँगी वापस। एक चीज़ और, मान लो कभी क्लाइंट ने अपने पास में ना किसी का कुछ बुरा बुरा बहुत बुरा करने का बहुत कुछ सोचा हो, मान लो क्लाइंट के दिमाग में ऐसे कुछ थॉट आया हो कि हाय मैं इस बंदे को मर्डर कर दूँ या इसको मार दूँ, और उसने वो चीज़ जाके थेरेपी सेशन में थेरेपिस्ट को बता दी, क्योंकि वो अपने थेरेपिस्ट के साथ इतना अच्छे से खुल गया है, और उसको पूरा अपने पास हिस्ट्री बताना पड़ेगा, तभी थेरेपिस्ट को समझ आएगा कि अच्छा इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था और तभी आगे जाके ये प्रॉब्लम इसे फेस करनी पड़ेगी, और इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। उसने मान लो ऐसा कुछ बता दिया कि हाँ पास में उसके दिमाग में ऐसे कुछ बुरा विचार आया था और उसने सच में किसी का मर्डर कर भी दिया था, या उसने कहीं किसी से कुछ चुराया था, कहीं कुछ चोरी करी थी, किसी से कुछ बहुत बड़ा झूठ बोला था जिससे आज भी वो लोग उससे खुश नहीं है, ऐसा कुछ। तो उसने अगर ऐसा कुछ बता दिया, उस टाइम पे भी थेरेपिस्ट का यही फ़र्ज़ रहेगा और उसे वही अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड ही देना है अपने क्लाइंट को। ओके, देन थेरेपिस्ट के अंदर ना एम्पैथी होनी चाहिए अपने क्लाइंट के प्रति। एम्पैथी अलग होती है सिंपैथी से और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से। मतलब जैसे हम पर्सन की सिचुएशन को परसीव कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने मन में धारणाएं बना रहे हैं उसकी सिचुएशन को लेकर, हम जैसे उसको उसकी लाइक हालत को समझ रहे हैं ना, वो देखने का नज़रिया एम्पैथी में एकदम अलग आ जाता है। और एम्पैथी सिंपैथी से इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से बहुत अलग है। सिंपैथी में क्या होता है, एक बंदा जो है वो ना दया दिखाएगा दूसरे के प्रति जो दुख में है। ठीक है, इन सिंपैथी वन हैज़ कंपैशन एंड पिटी टुवर्ड्स सफरिंग ऑफ अनदर। दूसरा बंदा जिस चीज़ से गुजर रहा है, जो चीज़ वो फेस कर रहा है, जिस दुख में वो है, जिस प्रॉब्लम में वो है, इन सिंपैथी तुम उसके प्रति थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दया, थोड़ा सा अच्छा व्यवहार दिखा के साइड हट जाओगे, कट लोगे वहाँ से कि आगे कुछ करना ना पड़े, और चलो भाई दिखावा हो गया, वो चीज़ है सिंपैथी। ठीक है, और तुम दूसरे बंदे की तरह ना फील नहीं कर पाओगे। वो बाहर से दिखाना अलग होता है और असली में वैसा सोचना समझना वो अलग ही लेवल की वाइब आती है उसके अंदर। ठीक है, तो तुम उसके अदर पर्सन के बारे में सोच नहीं पाओगे। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कोल्ड होती है इन द सेंस कि पर्सन अनएबल है, वो दूसरे पर्सन के बारे में उस तरीके से कुछ भी फील ही नहीं कर पा रहा। लाइक एकदम कहते हैं ना नल टाइप, कुछ है ही नहीं, नेग्लिजिबल एक्सप्रेशन, वो चीज़ आ जाती है। वो कुछ भी फील ही नहीं कर पा रहा दूसरे पर्सन के बारे में, समझना तो दूर, वो ये भी नहीं देख पा रहा कि है ये मुसीबत में है या इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये होती है, पर्सन इज़ अनएबल टू फील लाइक द अदर पर्सन, और वो इवन सिंपैथी तक फील नहीं करता, वो झूठी नाम की दया भी नहीं दिखाएगा दूसरे के प्रति जो दुख में है। वहीं दूसरी तरफ देखे जाए वेयर एज एम्पैथी क्या होती है, एम्पैथी तब तुम्हारे अंदर प्रेजेंट है जब वो बंदा इतना एबल है कि वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है दूसरे बंदे की सिचुएशन को, दूसरे बंदे के दुख को, और वो फील कर पा रहा है दूसरे पर्सन की तरह ही। प्लस इसका मतलब ये चीज़ों को ऐसे समझना दूसरों के नज़रिए से। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन पर्सपेक्टिव। इट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स पुटिंग वन सेल्फ इन द अदर पर्सन शूज़। मैंने बताया ना, खुद को दूसरे की जगह पे रख कर देखना, दूसरे के नज़रिए से चीज़ों को देखना। हो ये इस सिचुएशन में फंस गया, अगर मैं इस सिचुएशन में फंस जाता तो मैं क्या करता, और इस सिचुएशन में फंस के ऐसा ऐसा कर रहा है, इतना इतना बुरा बुरा इसके साथ हो रहा है। मान लो मैंने
फ्लो में निकल जाता है, स्लिप ऑफ टंग। मान लो मैं इस सिचुएशन में आ गया या मुझे ऐसा कुछ फेस करना पड़ गया, तो मैं क्या करता, क्या मैं ज़िंदा भी बच पाता अभी या मर जाता? इस हद तक सोचना, इस हद तक उसके प्रति इतना इमोशनल, इतना सेंसिटिव होना और उसकी भावनाओं को समझना, अंडरस्टैंड करना उस पर्सन को, उसकी सिचुएशन को बेसिकली जिसमें वो अटका हुआ है अभी। एम्पैथी एनरिच करती है थेरेपेटिक रिलेशनशिप को और ट्रांसफॉर्म करती है उसको एक हीलिंग रिलेशनशिप में। हीलिंग इन द सेंस कि लाइक कुछ हार्म हुआ है, कुछ डैमेज कॉज हुआ है, कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है, कुछ भी बुरा हुआ है, बहुत बुरा कुछ हैपनिंग हो गई है, ऐसे कुछ मिस हैपनिंग हुई है, तो मैं उसको हील करना है। लाइक वो कहते हैं ना, दवाई देना, चोट के ऊपर मरहम लगाना, हीलिंग करना, उसको क्योर करना, दैट इज़ व्हाट क्योरिंग और हीलिंग रिलेशनशिप, थेरेपेटिक रिलेशनशिप हीलिंग रिलेशनशिप बन जाता है जब उसमें एम्पैथी आ जाती है, वो फीलिंग, वो वाइब शेयर वाली चीज़ आ जाती है, जब तुम समझने लग जाते हो दूसरे बंदे की सिचुएशन को उसी के नज़रिए से। ठीक है, इन द सेंस ये नहीं कि अपना पर्सपेक्टिव हटा ही दिया और जो तुम्हारा तरीका था उस सिचुएशन को देखने का वो तुमने बदल दिया, नहीं। पर जब सामने वाला दुख में है तो एटलीस्ट ये तो समझो ना कि वो क्या, किस चीज़ से गुजर रहा है, वो क्या फेस कर रहा है। और अगर तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ जाती तो तुम क्या करते? क्या तुम टिक भी पाते वहाँ पे जो वो अभी तक टिका हुआ है, जो अभी तक वो सहता चला जा रहा है, झेल रहा है? क्या तुम उतना भी टॉलरेट कर पाते? उतनी सहन शक्ति थी तुम्हारे अंदर? तो मतलब चीज़ों को समझना दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से कि है उस पर क्या बीत गई है और वो अभी कहाँ क्या सोच रहा होगा, क्या फील कर रहा होगा, वो चीज़ वो समझना, तुम उतना हद तक उसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ठीक है, थेरेपेटिक अलाइंस, थेरेपेटिक रिलेशनशिप के अंदर रिक्वायर होता है कि थेरेपिस्ट को स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है, एक्सपीरियंसेस की, इवेंट्स की, फीलिंग्स की और थॉट्स की जो कि डिस्क्लोज करें क्लाइंट ने उसके सामने जो रखे हैं, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने एक्सपीरियंस, अपना कुछ पास्ट इंसिडेंट, कुछ इवेंट्स जो उससे शेयर करें, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी थेरेपिस्ट को मेंटेन करके रखनी है। एथिक्स फॉलो होते हैं साइकोलॉजी में हर जगह, मैं वापस से बता रही हूँ। जैसे वो कंसेंट वाला पार्ट था ना कि जब तक मर्ज़ी नहीं होगी तुम्हारी तो तुम काउंसलिंग लेने नहीं जाओगे। मर्ज़ी है, मन है, ज़रूरत लग रही है काउंसलिंग लेने की, चाहते हो लेना, जाके लो, सामने वाला पर्सन बैठा है, थेरेपिस्ट देगा काउंसलिंग तुम्हें। और जो मैंने क्वालिटीज़ वगैरह बताई उसमें होनी चाहिए, वो रहेंगी उसमें, वो तुम्हारे साथ है हर चीज़ में, तुम्हारे दुख को झेलने के लिए पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा तुम्हें। लेकिन जब तुम खुद ही लेना नहीं चाहते, खुद ही तुम्हारी कंसेंट नहीं है, वॉलेंट्रली तुम चाहते ही नहीं हो, उतना विलिंग नहीं है तुम्हारे अंदर कि हाँ मुझे लेनी चाहिए, मेरे को काउंसलिंग की ज़रूरत है, तुम्हें ऐसा फील नहीं होता, तो कोई ज़बरदस्ती जाके घसीट के नहीं लेके जाएगा कि नहीं काउंसलिंग लेनी चाहिए, वो तुम्हारे रूल्स के खिलाफ है, राइट्स का वॉयलेशन हो जाएगा वो। और सामने वाला भी तुम्हें थेरेपी नहीं देगा जब तुम लेना ही नहीं चाहते। तो कॉन्फिडेंशियलिटी इन द सेंस ये भी एथिक्स में ही आता है। कॉन्फिडेंशियलिटी यही, जो सामने वाला बताएगा वो तुम्हें अपने तक रखना है, बाहर जाके कहीं कुछ बोलना नहीं है। और उसकी भावनाओं का ना थोड़ा वो जो कहते हैं कदर करनी है। ठीक है, आ रहा है वो तुम्हारे पास अपनी दिक्कतें लेके तुमसे शेयर कर रहा है, तुम्हारा सीधा साधा ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन ही जाती है कि तुम्हें बाहर जाके वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं करनी है। ठीक है, अपने तक रखो, उसको बाहर जाके फैलाना नहीं है। और बाकी जो थेरेपिस्ट जिस तरीके से होना चाहिए वो मैंने बताया ही है, मैंने वहाँ साइड में लिख भी दिया है कि थेरेपिस्ट का नेचर एनकरेजिंग होना चाहिए, थोड़ा मोटिवेट करे वो क्लाइंट को, अच्छी डायरेक्शन दे, गाइड करे, एज फैसिलिटेटर हेल्पिंग एड की तरह काम करे। अब ये नहीं कि थेरेपिस्ट है तो वही तुम्हारे लिए हर एक डिसीजन लेना शुरू कर देगा लाइफ का, नहीं। थेरेपिस्ट इन द सेंस तुम्हें जहाँ कोई भी दिक्कत आ रही है किसी चीज़ को फेस करने में, किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में, तो तुम्हारी हेल्प करेगा वो, तुम्हारे लिए एक सहारा, एक सपोर्ट है, सोल सेवायर कहते हैं ना, एक सपोर्टर टाइप है, एड है तुम्हारे लिए। ठीक है, और थेरेपिस्ट जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं करेगा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो कि क्लाइंट ने उसके प्रति दिखाया है। ठीक है, क्लाइंट ने भी एक भरोसा करा है, विश्वास करा है थेरेपिस्ट पे, तब भी उसको अपनी प्राइवेट फीलिंग्स, अपनी बातों के बारे में जो उसके साथ पुराना हुआ है, जो उस पर बीत चुकी है, वो उसके बारे में बताया है। उसका कच्चा चिट्ठा उसने खुद खोला है, उसका क्लाइंट ने अपना बताया है पुराना सब कुछ जो भी उसके साथ हुआ है, जिस सिचुएशन में वो आज फंसा हुआ है, वो कैसे फंसा, वो सब उसने थेरेपिस्ट को कुछ सोच के बताया है। तो थेरेपिस्ट एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, उस भरोसे को नहीं तोड़ेगा और उसके कॉन्फिडेंस को, जो क्लाइंट ने उसके ऊपर भरोसा करा है, उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगा किसी भी तरीके से। फाइनली ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और ये वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ का ज़रा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक सेकेंड, ये ना एक एक्टिविटी 5.1 दी हुई है यहाँ पर, ये मैं डिस्कस कर लूँगी बाद में। पहले मैं टाइप ऑफ थेरेपीज़ का इंट्रो दे रही हूँ।
ठीक है। सारी साइकोथेरेपीज़ का मेन एम यही रहता है कि वो रिमूव करें ह्यूमन डिस्ट्रेस को, यानी ह्यूमन को जो हद पार स्ट्रेस हो गया है, जो उसकी कैपेसिटी जो है ना उसको टॉलरेट करने की उससे बाहर जा रहा है और उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है, ह्यूमन के वो वाले डिस्ट्रेस को वो रिमूव करे। सारी साइकोथेरेपीज़ का यही एम रहता है। और मेन ये रहता है कि वो फॉस्टर करें उस बंदे का इफ़ेक्टिव बिहेवियर हो जाए, वो माल एक्टिव बिहेवियर वाला जो पार्ट है वो हट जाए, इफ़ेक्टिव बिहेवियर में आ जाए। डिसऑर्डर्स को करेक्ट करने के लिए भी थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं, ठीक है, कुछ डिसऑर्डर को, सबको नहीं, कुछ को। और सारी साइकोथेरेपीज़ डिफ़र करती हैं, अलग अलग हैं एक दूसरे से। इस बेसिस पर मतलब किस उस पे टर्म्स में तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अलग अलग साइकोथेरेपीज़ को, इन टर्म्स ऑफ और ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेप्ट्स, उनके मेथड जो तरीके हैं इंसान को सही करने के, उनकी टेक्निक जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जैसे जैसे वो यूज़ करने वाले हैं, प्रोसीजर्स उस बंदे को इफ़ेक्टिव बनाने में। साइकोथेरेपीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं 3 ब्रॉड ग्रुप्स में। पहला साइकोडायनेमिक, दूसरा बिहेवियर, तीसरा एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपीज़, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा आता है, साइकोडायनेमिक थेरेपी, जो कि सबसे पहले आई थी। उसके बाद आता है बिहेवियर थेरेपी सेकंड नंबर पर। तीसरे नंबर पर आता है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, जिनको थर्ड फोर्स भी बोला जाता है, जो तीसरी सबसे लास्ट में आई थी। पहली साइकोडायनेमिक, जिसके लिए तुम्हें पता ही होगा, सिगमंड फ्रॉइड बहुत ज़्यादा फेमस है इनके बारे में। अनकॉन्शियस माइंड, ईडीगो, सुपर ईगो, हमने हद पार पढ़ा भी है इनके बारे में। देन बिहेवियर थेरेपी में तो हमने नाम सुना होगा उनका, इवान पावलोव, बी.एफ. स्किनर, और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में एल्बर्ट बेंड्यूरा। बाकी आगे और आएंगे जिन्होंने थेरेपीज़ बनाई हैं, इन कंसेप्ट को यूज़ करके उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज़ में you must have heard about कार्ल रॉजर्स, अब्राहम मास्लो, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जिन्होंने दिया था, फुली फंक्शनिंग पर्सन, आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ, हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा लिंक हो जाएगा, थोड़ा कनेक्शन मिलेगा। आई होप ये कंफ्यूज ना करे, तुम्हें पता लगे कि हाँ इस थेरेपी के लिए ये बंदा जाना माना है और इसने ये चीज़ दी थी साइकोलॉजी में, ठीक है। और यही है कि बस क्लासिफिकेशन है साइकोथेरेपीज़ का, और ये फॉलोइंग पैरामीटर्स की बेसिस पे किया जाता है कि इनके पीछे का कॉज क्या हो सकता है, रीज़न क्या, और किस वजह से प्रॉब्लम आई। मतलब ये थेरेपीज़ अपने अपने हिसाब से क्या मान के चलती हैं। जैसे साइकोडायनेमिक थेरेपीज़ क्या कहती हैं, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी को साइकोथेरेपी लेने की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो उसके पीछे का कॉज, उसके पीछे का रीज़न क्या होगा, इनमें साइकोडायनेमिक वालों का क्या मानना है, या किस वजह से प्रॉब्लम आई, ये किस चीज़ को रीज़न मानते हैं, कॉज बिहाइंड किस चीज़ को समझते हैं कि हाँ ये कारण बना कि हाँ उस बंदे को साइकोथेरेपी लेनी पड़ी। ऐसी वो कॉज एग्जिस्टेंस में कैसे आ गया, इस हद तक कैसे उस बंदे की लाइफ में घुस गया और लाइक उसे परेशान कर लगा कि उसे काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ गई या थेरेपी लेने की नीड आई। उसमें ये तीनों जो हमने देखा, साइकोडायनेमिक, बिहेवियर और एग्जिस्टेंशियल, उस पार्ट में कैसे दूसरे से अलग है, कैसे तीनों के लिए अलग अलग कॉज है थेरेपी लेने का, या क्यों चाहिए किसी को थेरेपी, तीनों क्यों ऐसा मानते हैं कि कब ज़रूरत पड़ेगी थेरेपी लेने की, या किसी को प्रॉब्लम आ भी रही है लाइफ में तो उसके पीछे का मेन कारण कॉज क्या हो सकता है। तीनों अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव देंगे, तीनों अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है। देन चीफ मेथड क्या हो सकता है ट्रीटमेंट का, किस तरीके से तुम उस बंदे को ट्रीटमेंट दे सकते हो, कैसे ठीक कर सकते हो, ठीक है। और नेचर क्या होगा थेरेपेटिक रिलेशनशिप का क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, प्लस क्लाइंट को क्या फ़ायदा मिलेगा थेरेपीज़ लेने पर अगर मैं साइकोडायनेमिक यूज़ करूँ, बिहेवियर यूज़ करूँ, एग्जिस्टेंशियल यूज़ करूँ। ड्यूरेशन क्या होगा ट्रीटमेंट का, कितने टाइम तक, कितनी देर तक, कितने दिनों तक, महीनों तक या साल तक मुझे थेरेपी देनी पड़ेगी क्लाइंट को, तीनों बताएंगे अपना अपना पर्सपेक्टिव अलग अलग। कौन तीनों, यही जो हमने देखा, साइकोडायनेमिक, बिहेवियर, एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओवर बर्डन बिल्कुल भी नहीं करना। और कुछ भी अगर जितना मैंने पढ़ाया उसमें से समझ ना आया हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। पहले भी जो चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, इस चैप्टर का जो इससे पहले, इस टॉपिक से पहले वाला पार्ट था, वो भी, इनमें से भी कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लेना, मैं एंड में क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जैसे आते हैं एग्ज़ाम में। कुछ भी नहीं समझ नहीं आया ना तो कृपया करके मुझसे पूछ लेना। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।